लास्ट सेशन में मैंने आपको, चलिए एक बार रीकैप कर लेते हैं थोड़ा स्पीड में, देखते हैं कि क्या हम लोगों ने आज तक सीखा। सेक्शन 14, there are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. Section 14A, if any income is exempt then the related expenditure are allowed? अच्छा, not allowed, okay. Section 15, charging section of salary, basic, due basis, receipt basis, whichever is earlier, area of salary but subject to section 89(1). Section 16(1)A, standard deduction, actual amount 50,000, whichever is less. Section 16(2), entertainment allowances only available to a government employee, actual amount 5,000, 1/5 of basic salary, whichever is less. Section 16(3), and प्रोफेशनल टैक्सेस, जितना भी एक्चुअल पेमेंट होगा वो माइनस हो जाएगा, एम्प्लॉय जितना करेगा. सेक्शन 17(1), डेफिनेशन ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कमिटेड पेंशन, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन, परक्विजिट, allowances and TCCD. Okay. Section 17(2), definition of perquisite, rent free accommodation, concessional rent accommodation, any obligation of the employee is met by the employer, the value of any benefit or perquisites provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. याद आया? उसके बाद मैंने बताया था कोई भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय. मैंने अमेंडमेंट बताया था, रिसेंटली आया है, 3 साल हुआ, 2 साल हुआ, कि अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सुपरएन्यूशन फंड में और सेक्शन 80 CCD में, तो 7,50,000 से अधिक. लास्ट मैंने बताया था इसके ऊपर का जो भी इंक्रीमेंट होगा वो भी हमारा टैक्सेबल होगा, चाहे इंटरेस्ट के नाम पर हो चाहे डिविडेंड के नाम पर हो. और लास्ट मैंने इसमें बताया था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स रेट. सेक्शन 17(3) बताया था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. इसमें 3 चीजें बताई थी: एनी सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद मैंने बताया था एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. यहां प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही रखें, फॉर्मर एम्प्लॉयर थोड़ा सा साइड करें, लिखा तो है लेकिन थोड़ा साइड करें, आता है कैसे आता है बताएंगे, ठीक है ना. लास्ट मैंने आपको बताया इसमें की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ग्रेचुटी, सेक्शन 10(10). ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है. एम्प्लॉय 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं: गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% टैक्सेबल होता है, अच्छा एग्जेम्प्ट होता है. और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 2 चीजें देते हैं: कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट. ग्रेचुटी एक्ट में 3 चीजें देखते हैं कि इन तीनों में से जो कम होगा वो माफ हो जाएगा. एक्चुअल अमाउंट 20 लाख और हाफ मंथ सैलरी. हाफ मंथ का मतलब यहाँ 15/30, अच्छा 15 divided by 26 days salary on the basis of last 10 months average salary, last on salary for each completed year of service. पार्ट देर ऑफ यहाँ नहीं है, अच्छा होता है तब तो तेज जाती नहीं हो. चलो, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA. इधर मैंने बताया था जो नॉट कवर्ड होते हैं, एक्चुअल अमाउंट 20 लाख, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. पार्ट देर ऑफ इसमें नहीं होता. सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज. मतलब बता दिया था DA इफ का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है. इसमें 3 इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे मैंने. पहला बताया था ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस इज ऑलवेज टैक्सेबल. दूसरा मैंने बताया था इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 or more employers in the same previous year at the time of the retirement, then yes, the total limit would be restricted to ₹20 lakh. थर्ड मैंने बताया था इफ एनी एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी गॉट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) at the time of working from previous employer, now again he is getting retired, then the total limit of ₹20 lakhs shall be reduced from that portion of the amount of gratuity which he already got exempted. बस ना. इसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रेचुटी के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे.
ग्रेचुइटी के बाद कम्यूटेड पेंशन पर आए थे 10-10A, जिसमें मैंने बताया था कम्यूटेड पेंशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो पूरा माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो देखते हैं रिसीव्ड हुई ग्रेचुइटी की नहीं हुई। अगर रिसीव्ड हुई तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन शैल बी एग्जेम्प्ट, अगर नहीं रिसीव हुई तो हाफ ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पर सैलरी का कोई मीनिंग नहीं था। इसके बाद हम लोग आए थे 10-10AA लास्ट सेशन में, लास्ट टाइम। दो तरह से एम्प्लॉयज को बांटते हैं क्योंकि ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 4 में से जो सबसे कम होता है। पहला मैंने बताया था एक्चुअल अमाउंट, दूसरा मैंने बताया था 3 लाख, थर्ड मैंने बताया था 10 मंथ सैलरी और फोर्थ मैंने बताया था अर्नड लीव सैलरी। जो मैंने फोकस किया था वो 10 मंथ सैलरी और अर्नड लीव सैलरी पर किया था। मैंने कहा था दीज टू थिंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, और सारा का सारा लोचा इसी सेंटेंस में है, ठीक है ना। सैलरी हियर मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, दैट्स इट। इसमें वही तीनों एडिशनल नोट्स ऐड होंगे जो हम लोगों ने ग्रेचुइटी में देखे थे। If leave encashment is encashed during the tenure of service is taxable at all. दूसरा, if leave encashment is received during the same previous year at the time of the retirement from more than one employer, then again the maximum limit shall be restricted to ₹3 lakh. तीसरा मैंने बताया, जो ग्रेचुइटी में उसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तीसरा मैंने बताया if any employee has already got exemption under section 10-10AA at the time of the retirement from the previous employer, now again he is getting the retirement from the present employer, then in total limit ₹3 lakh shall be restricted and earlier got exemption amount shall be reduced from this 3 lakh. That's it. अच्छा, सारा थ्योरी खत्म, कुछ भी नहीं बताना, केवल अब हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। समझ में आई बात? इन तीनों पर हमने एक क्वेश्चन छोड़वाया था पहले लीव इनकैशमेंट का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें अब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर कई क्वेश्चन फंसते भी हैं। गवर्नमेंट ने कहा तुम अपने एम्प्लॉइज के मालिक हो, रहो मालिक, टर्म्स कंडीशन उनके साथ जो डिसाइड करनी है डिसाइड इट। आप 1 साल में उनको 40 दिन का बेनिफिट देना चाहते हैं लीव इनकैशमेंट का, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल लाना चाहते हैं 1 साल में हम अपने एम्प्लॉयज को 40 दिन की छुट्टियां देंगे, 50 दिन की देंगे, दोनों साल भर, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम एक रूल बना देते हैं, तुमको जो रूल बनाना है रूल बनाओ। हम एक रूल बनाते हैं कि 1 साल में एक एम्प्लॉय को आप 30 डेज की लीव एंटाइटलमेंट देंगे एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट while you would be calculating section 10-10AA। जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना तो उस समय आपको 1 साल में 30 दिन के हिसाब से बेनिफिट देना है। आपने अपने यहां रूल बनाया है 1 साल में 40 दिन छुट्टी का, वो आपका और एम्प्लॉय का पर्सनल मैटर है, आप लोग बनाइए, 50 दिन का बनाइए। लेकिन जब लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट देने की बात आएगी और कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम 1 साल में 30 दिन का अलाउ करेंगे। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया, जब हम ये बताते हैं ना, ये 4 पॉइंट्स हैं, एक्चुअल अमाउंट है, मैक्सिमम लिमिट है, 10 मंथ सैलरी है और अर्न लीव सैलरी है, तो लोग ये पूछते हैं सर तो 30 दिन लाने का फायदा क्या। मींस अगर कैलकुलेशन 30 दिन के बेसिस पर होना है, 10 मंथ सैलरी, अर्न लीव सैलरी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे अर्न लीव का तो 1 साल में 30 दिन गवर्नमेंट ने कह दिया, तो एम्प्लॉयर क्यों 40 दिन का बनाएगा, उसका तो यूज ही नहीं है इसमें। 50 दिन का क्यों बनाएगा जब यूज ही नहीं है कैलकुलेशन, जब 30 दिन के बेसिस पर होना है तो। मैक्सिमम लिमिट से कोई, अरे ये बच गया ना, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? एक्चुअल अमाउंट एम्प्लॉयर जब एक्चुअल में देगा तो वो कहेगा 1 साल में मैंने तुमसे बोला था 40 दिन लो, उसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया और अमाउंट दे दिया। मैक्सिमम लिमिट इतनी, गवर्नमेंट ने कहा भैया मेरे हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लो। अब बात समझ में आई? तो इसमें एम्प्लॉयर का भी कैलकुलेशन शामिल है और गवर्नमेंट का भी कैलकुलेशन शामिल है। ये 40 दिन जो मैंने बताया उसके हिसाब से है, ये 30 दिन उसके हिसाब से। अब समझ में आई बात?
तो ऐसा नहीं कि वो 40 दिन रखेगा तो वो नहीं रख सकता, कैलकुलेशन नहीं होगा, होगा। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करें। मिस्टर भानु इज वर्किंग इन ज़ेब्रा लिमिटेड सीन्स 25 ईयर 9 महीना। गवर्नमेंट ने कहा 1 साल में हम आपको 30 दिन का लीव अलाउ करते हैं। कितने दिन का? पक्की बात है। और उसके बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। 1 साल में कितने दिन की लीव? तो 6 महीने में कितने दिन? 30 दिन में 30 दिन नहीं बोला था, 1 साल में 30 दिन बोला था। ये लोग तो 6 महीने में पूरी छुट्टी दे देंगे, तो काम क्या करेगा? 6 महीने में पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है 1 साल में हम आपको 30 दिन अलाउ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, नहीं समझे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की ही बात होती है इसमें, प्रोपोर्शनेट आप नहीं लेने वाले। यानी 1 साल का मतलब 30 दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी बोली है और सामने वाले ने 25 साल 9 महीने काम किया है, तो आप केवल 25 साल के लिए ही उसको लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट देंगे। कोई बंदा 25 साल 11 महीने 29 दिन काम किया, 1 दिन बचा हुआ था और रिटायर हो गया, तो उसके लिए कंप्लीटेड ईयर 25 ईयर्स ही होंगे। ठीक है, तो इसने काम किया है यहां पर कितने साल? इसको हटा देंगे लीव इनकैशमेंट के पर्पज से। कंपनी कहती है बेटा ऐश करो, 1 साल में 2 महीना छुट्टी ले लो। 1 साल में 2 महीना छुट्टी ले लो। ड्यूरिंग द जॉब ही हैड अवेल्ड 20 मंथ्स लीव। तो ईयर्स ऑफ सर्विस लीव इनकैशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरा 1 साल में 2 महीने की छुट्टी, एम्प्लॉयर्स रूल। टू मंथ्स लीव एंटाइटलमेंट। उसने एक्चुअल में 20 मंथ्स लीव लिया, एक्चुअल लीव टेकन 20 मंथ्स। अरे बोलो ना। अच्छा, रिटायरमेंट डेट है 10 अगस्त 2021। उसको लीव इनकैशमेंट मिल रहा है एक्चुअल 1,50,000। उसकी बेसिक सैलरी थी रिटायरमेंट के समय 5,000, 2,000, और कमीशन है 5% ऑन टर्नओवर। प्लस कमीशन एक और है 2,000 पर मंथ फिक्स है। टर्नओवर एसएससी ने जो दिया है वो है 5 लाख, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 25,000। अरे बोलो ना, कैलकुलेशन तुरंत रख दिया। भानु गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 फ्रॉम 1121। 1,000 का उसको इंक्रीमेंट हुआ है 1121 से।
इसके पहले उसको कितना मिलता था? 4000 मिलता था, और 500 डीए में हुआ है इंक्रीमेंट। कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव इंटाइटलमेंट सैलरी, लीव इनकैशमेंट सैलरी। प्राइवेट कंपनी में है, मीन्स पब्लिक लिमिटेड में है, ढंग से देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 1,50,000। अरे बोलो ना, इसको हम लिख देंगे ए और बंद कर देंगे। अच्छा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 ए। फर्स्ट वन इज एक्चुअल अमाउंट, कोई डाउट नहीं है इसमें। सेकंड है मैक्सिमम लिमिट, कितना? थर्ड है 10 मंथ सैलरी, और फोर्थ है अर्न लीव सैलरी। बोलो ना, सबसे पहले सैलरी निकाल लेते हैं। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। बोलो ना, अच्छा 10 महीना रिटायर हो रहा है कब? डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है? ये है 10 अगस्त 2021। और मैंने कहा था इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेना है, तो 9 अगस्त से स्टार्ट कर दें। ढंग से देखेंगे इधर 10 महीने का कैसे कैलकुलेशन होगा, इंपॉर्टेंट वही है। क्या क्या चीजें आएंगी? बेसिक सैलरी आएगा, डीए आएगा, और परसेंटेज आएगा। बेसिक सैलरी, डीए इफ प्लस परसेंटेज, रुपीज में लिखेंगे हम, ठीक है। बेसिक सैलरी 10 अगस्त, तो 9 दिन का लिख दें यहां पर। 1 अगस्त 21 से लेकर 9 अगस्त 21 तक, इसको छोड़ देते हैं। अब 9 महीना पूरा लिख लेते हैं। जुलाई 21, जून 21, हाँ है ना, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, 3, 3, 6, 1, 7, 2 और लिखने हैं। दिसंबर 20, नवंबर 20। जरा देखो ये कितने महीने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमको 10 लेने हैं, तो 9 महीना 9 दिन हो गए।
ऊपर वाले को भी ले लो तो 9 महीने 9 दिन, और 21 दिन बचे हुए हैं, कहाँ के लेंगे? अक्टूबर 20 के कितने दिन? समझ में आई बात? हो गया ना पूरा 10 महीना? ये अगर 9 डेज हैं, नीचे 21 दिन ले लिया तो हो गया ना पूरे 30, यानी पूरा 10 महीना हो गया। हमें यही सैलरी निकालनी है। अच्छा देखो ना, सुनो, सारा मेहनत इसी पर ही है। 1 जनवरी 21 से उसका 1000 रुपए बढ़ा है, 1 जनवरी 21 से उसका 1000 बढ़ा है, यानी जनवरी से उसकी सैलरी 5000 है। जनवरी 21 से, तो जनवरी 21 से उसकी सैलरी कितनी है? कोई डाउट नहीं ना है? बोलो ना। हम वैसे डैश डैश कर सकते थे, ठीक है, समझाने के लिए हो गया। इधर 5000 9 दिन का निकाल सकते हो। 9 दिन का 5000 कितना होता है? अगर 30 दिन का 5000 है तो 9 दिन का कितना होगा? एग्जैक्ट। अच्छा, इधर देखो, इसका मतलब यहां सैलरी उसकी रही होगी 4000, पक्का ना? इधर सैलरी रही होगी 4000, 21 दिन का निकाल सकते हो 4000 के। हाँ, एग्जैक्ट आ रहा है। ये हो गया बेसिक सैलरी 10 महीने का। डीए की बात करते हैं। देखो, डीए इस समय उसका 2000 है, तो इधर देखना 2000, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, मान लेंगे इफ में है, ठीक है ना? और इसके पहले डीए कितना था? 500 बढ़ा था, इसका मतलब ये 1500 रहा होगा। अरे बोलो ना। चलो अब निकालो 1500 का 21 दिन का, 1400। और ऊपर निकालो 2009 दिन का, अब आते हैं परसेंटेज, ठीक है ना? परसेंटेज कितना था टर्नओवर का? देखो 5 लाख, एक बार और सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम लोग, कहीं पढ़ने में ना गलती हो। कहता है टर्नओवर इफेक्टेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स एवनली, बराबर बराबर है, तो हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। तो 12%, अरे 5% के हिसाब से कमीशन कितना हुआ? साल भर का 25,000, 25,000 को बराबर बराबर 10 महीने में बांट दो। 25,000 सालाना हुआ, डिवाइडेड बाई 12 करो, एक महीने का कितना हुआ? 2083 एवनली है तो इधर भी उतना ही पाएगा। इधर 21 दिन का अलग कर लो, ऊपर 9 दिन का आएगा वही 2083। 2083 डिवाइडेड बाई 30 डेज इंटू 9 डेज, 600 माइनस कर लो 2083 में से, जो बचेगा नीचे रख लो, 58, बस 1 रुपए कम भर ले हो, ठीक है ना? पक्की बात है? नहीं समझ में आया? ये हमने क्या किया, पिछले 10 महीनों का लिख लिया, इसी का एवरेज लेना है। हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे लिखते जुलाई टू नवंबर 8 महीने का, सीधे, अरे 9 महीने का 5000 प्लस 2000 प्लस 2083, बहुत शॉर्ट में हो जाता है, लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन है तो समझाना पड़ेगा। अच्छा, इसका टोटल कर लो और तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 10 कर लो, ये आ जाएगा एवरेज सैलरी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग एवरेज सैलरी। अब समझ में आया? ये सब ऐड करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 35 और 10, 45, 46,500। इधर का देखो,
ये 21 डेज का 1500 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 21 करने पर 1400, हाँ 1500 कितना आ रहा है 1050। और ऊपर का सब सही है ना, ये सब सही है ना, बाकी देख लेना। चलो टोटल करो तो 1 2 3 4 5 6 7 14 एंड 3 17 18,650 देख लो आ रहा है। इसको टोटल करो लास्ट वाले को, अरे 2083 मल्टीप्लाई कर लो 10 से 20,830, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं ना है, ठीक है ना। अरे बोलो ना, तीनों को ऐड करो, एट 8598 आया। कहीं कुछ लोचा किए हो जोड़ने में। अच्छा इसने 10 दिन ले लिया है, हमने 9 दिन लिया है, हमने 30 दिन का माना है, इसने महीना 31 दिन का माना है, ठीक है ना। और टोटल देख लो कितना आ रहा है 20,833, ठीक है। डीए कितना है 1016 1500 1500 2000। यहाँ कुछ गड़बड़ की हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ की हो देख लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 8598 डन। आगे चले, जो 2-4 रुपए नीचे ऊपर हो देख लेना अपना। अच्छा अब इसके बाद आते हैं 10 मंथ सैलरी। अगर एक महीने की सैलरी आपकी इतनी है एवरेज सैलरी, तो 10 महीने से ज्यादा तो ले भी नहीं पाएंगे आप। अरे बोलो ना, अगर एक महीने की इतनी है तो 10 मंथ्स की कितनी होगी 85,980 हो गया। अर्नड लीव सैलरी, फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सुनो। अर्नड लीव सैलरी, यही तो कैलकुलेशन करना है। एम्प्लॉयर ने बोला था कि भाई तुम एक साल में 2 महीना छुट्टी ले सकते हो, कितना ले सकते हो ये गवर्नमेंट का रूल है, ढंग से देखना, और ये एम्प्लॉयर का रूल है। हमको किसको प्रिवेल करना है। अच्छा कितने साल इसने काम किया था 25 साल, मेरी बात समझना। तो अगर कोई बंदा 25 साल काम करता है, हर एक साल में 30 दिन की छुट्टी अलाउ होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो 750 दिन टोटल लीव एंटाइटलमेंट। अरे बोलो ना, उसको कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए थी, उसको 750 दिन गवर्नमेंट के हिसाब से 25 साल में छुट्टी मिलनी चाहिए थी, बोलो ना। और एम्प्लॉयर क्या कहता है, नहीं नहीं 2 महीना ले लेना, तो एम्प्लॉयर कहता है 50 महीने की छुट्टी ले लेना, यानी 1500 दिन की, जस्ट डबल। हाँ है ना। 25 साल में एम्प्लॉयर के हिसाब से वो 1500 दिन की छुट्टी ले सकता था, गवर्नमेंट के हिसाब से 750 दिन की ले सकता था। एक्चुअल में उसने छुट्टी ली कितनी है 20 महीने की, यानी इसको हम कह सकते हैं 25 साल में 25 महीने की छुट्टी ले सकता था, और एम्प्लॉयर के हिसाब से 50 महीने की छुट्टी ले सकता था। माइनस कर दो लीव टेकन 20 महीना, तो गवर्नमेंट कहती है भैया मेरे हिसाब से आपका जो छुट्टी बनता है, जो आपने कमाई है, वो कितने महीने की कमाई है, क्योंकि हम इसको तो मानते नहीं है। पक्की बात है, हाँ या ना। टोटल गवर्नमेंट कहती है आप 25 साल में 25 महीना छुट्टी लो, उसने छुट्टी कितनी ली 20 महीने, 5 महीना उसके खाते में बचा रह गया, इसको हम कहते हैं अनकॉम्यूटेड लीव, अनअर्न्ड लीव।
तो इसने अर्न कितनी की है? 5 महीने की। तो 5 महीने की सैलरी दे दो। अर्न लीव सैलरी कितने महीने की? 5 महीने की। किस बेसिस पर? 1 महीने की सैलरी 8,598, तो 5 महीने का कितना? 42,990। अरे बोलो ना, इन चारों में जो सबसे कम हो एग्जेम्प्ट, बी, कितना हो जाएगा? 42,990। बोलो ना। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, 1,07,010। दिस इज योर आंसर। ₹10-20 का फर्क आएगा। ये आया ना? ठीक है ना? ₹500 का फर्क आया। कोई दिक्कत है? वो उसी डेज के कारण आया होगा, 30 दिन और 31 दिन। इसको नोट कर लें। हम हमेशा 30 डेज लेंगे, इसने पता नहीं क्यों 31 दिन ले लिया। नोट कर लें तुरंत। थर्टी कर लेना, काहे बीमार हो रही हो? इसने हो सकता है इसलिए 31 लिया हो क्योंकि अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। देखो ना, ये अगस्त ऊपर है जिसमें 9 दिन लिया है, अक्टूबर में भी 21 दिन लिया है, तो अक्टूबर और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं, इसलिए हो सकता है इसलिए 31 लिया। अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो तुरंत। चले? पक्का? बोलो बाबू। कोई दिक्कत नहीं बाबू, 100-200 इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है ना? कैलकुलेशन आप करिए 31 डेज मानते हुए। हमने कब मना किया? चले आगे। चलिए, इसका सी पॉइंट क्या कहता है वो भी पढ़ लिया जाए। क्या आपका आंसर अलग हो जाएगा अगर उसने 2 महीने लीव ली हो 20 महीने के बजाय? हाँ हाँ, तो 2 महीना ही छुट्टी लिया है भाई, तो 20 के बजाय अगर 2 महीना छुट्टी लिया है तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं।
25 मंथ्स लेनी थी, 2 महीना लिया है, कितने महीने बचे? 23 मंथ्स, हाँ या ना? तो यहाँ पर आप ये जो कैलकुलेट करेंगे 8598 वो इंटू 23 कर लेंगे। 10 महीने से ज़्यादा लेना तो ना लेना बेवकूफ़ी है ना, बताया था ना। तो ये आ जाएगा 197,7554। किसको लेंगे? ये तो अब लेंगे नहीं, इन चारों में जो सबसे कम हो। 85,980, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा ना। $64,020, दैट्स इट। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर दास, सुन लो, आवाज नहीं, रिटायर हुआ है 31 मार्च 23 को, और जब वो रिटायर हुआ है तो उसका 18 महीने लीव लाइंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 18 महीने की क्रेडिट लेनी बाकी थी। यही तो मतलब निकला, ये फिर से पढ़ दूं। 18 months लीव वॉज लाइंग टू द क्रेडिट, 18 महीने की छुट्टियां उसके अकाउंट में क्रेडिट रखी थी कि ले लेना, लेकिन उसने 18 महीने की छुट्टी नहीं ली। ही रिसीव्ड लीव इनकैशमेंट इक्विवेलेंट टू 18 months, उसको 18 महीने के बराबर का लीव इनकैशमेंट मिला, क्योंकि 18 महीने छुट्टी तो ली नहीं उसने। लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा क्या ये गवर्नमेंट के हिसाब से है या एम्प्लॉयर के हिसाब से है? अरे बोलो ना, हमारे हिसाब से जो लाइन दी है वो तो एम्प्लॉयर के हिसाब से दी है। अच्छा, कैसे मालूम? रिटायरमेंट के समय उसके खाते में 18 महीने की छुट्टियां पड़ी थी और उसको पेमेंट 18 महीने का किया गया, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर के हिसाब से। अच्छा, लिखा भी है उसका एम्प्लॉयर अलाउ करता है 1.5 महीने की छुट्टी हर 1 साल के अगेंस्ट, जबकि गवर्नमेंट कितने महीने की अलाउ करती है? 1 महीने की। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही अवेल्ड 12 months लीव, उसने 12 महीने की छुट्टी ली। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ही ऑल्सो गेट्स 3,000 पर मंथ, हिज लास्ट इंक्रीमेंट 1,000 बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2000। क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि इसने सीधे रिटायरमेंट बिल्कुल लास्ट डेट पर लिया है, तो हमको आधा आधा महीना करने की जरूरत नहीं है, नहीं। चल अब जरा देख लेते हैं, और इसमें थोड़ा नया चीज आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 9, हाँ। देखो इधर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना मिला है उसको? 1,26,000। कितना मिला है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन पहला, एक्चुअल अमाउंट, $1,26,000। सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। थर्ड, 10 month सैलरी। एंड लास्ट, अर्न लीव सैलरी। यही तो है। इन चारों में जो सबसे कम होगा
वो माफ़ हो जाएगा, उसको हम कहेंगे बी, तो टैक्सेबल हो जाएगा ए माइनस बी। इत्मीनान से इधर देखें, सबसे पहले सैलरी निकाल लेते हैं, ठीक है, लास्ट 10 मंथ्स सैलरी। इमीडिएटली preceding 10 months average salary। कब रिटायर हुआ? 31 मार्च को, 31 मार्च 21 को, 22 को, 31 मार्च 23 को। ओ ये 22 कर देना, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो 31 मार्च 23। वैसे ये क्यों ऐसे दिया है? 1 अप्रैल है, 1 जनवरी है, ठीक, जो दिया है उसी हिसाब से करते। हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई हो। मार्च 23 है, और मार्च 23 के बाद पूरा 10 महीने जरा देखो, फरवरी, हाँ, और सर इस बार ये क्यों लिखवा रहे हैं? असल में जो मिसप्रिंट है वो बताना है। जून हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, कितना हुआ? हो तो गया। अच्छा, मार्च 23 में उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी बताए? इधर देखो, बेसिक सैलरी बता सकते हो? उसको जो 1,26,000 मिला है ना, वो 18 महीने के बराबर की सैलरी का मिला है, लिखा है ना। और ये 18 महीने की सैलरी का मिला है, वो भी बेसिक सैलरी का मिला है। तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सैलरी का नहीं दिया, लेकिन हम निकाल लिए। नहीं समझे? तो 1,26,000 डिवाइडेड बाई 18, 7,000 आया ना। तो बेसिक सैलरी तो हमें मिल गई, 7,000 यहां थी। इसके पहले कब चेंज हुई थी? इसके पहले चेंज हुई है अप्रैल 22 में। तो क्या अप्रैल 22 आया क्या यहां पर? नहीं आया, तो उसका कोई रोल ही नहीं, यानी इक्विवेलेंट रही 7,000 7,000 7,000 10 महीने का। अरे बोलो ना। प्लस डीए इफ, क्या डीए जो दिया जाता है सेवा शर्तों में दिया जाता है क्या? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 3,000 पर मंथ है, तो क्या कर लें? ले लें। कुछ नहीं दिया, मान ले रहे हैं, मानने में कोई बुराई नहीं। अभी तक हम हर क्वेश्चन में मान ही रहे हैं, तो आप भी मान लेंगे, नीचे नोट लगा देंगे कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द डीए इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इफ लिख दिया मैंने। क्या इसको कुछ कमीशन वगैरह दिया है? कुछ नहीं दिया है, हो गया खत्म। कितना हुआ सैलरी? इधर देखो, 10,000 पर मंथ। 10 महीने का निकालो, कितना हुआ? 10 मंथ्स का 1 लाख। तो एवरेज मंथली सैलरी कितनी हो गई? फिर से वही आ गया, 10,000 पर मंथ। अच्छा सुनो ना, 10,000 पर मंथ आया तो 10 मंथ्स की सैलरी इधर लिखनी है। 10 महीने की सैलरी, हर महीने का 10,000, और ये 10,000 कैसे आया था? ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। कितना हो गया? 1 लाख। अब आते हैं, यहां पर आकर गाड़ी रुकी, अर्न लीव सैलरी पर। कितने साल काम किया? 18 महीने। सुनो, एम्प्लॉयर कहता है हम 1.5 महीने की आपको छुट्टी देंगे,
और 1.5 महीने में उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है 18 महीना। कितनी क्रेडिट पड़ी हुई है? 1.5 महीने के हिसाब से 18 महीना पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 1 महीने पर कितने पड़ी होती? 12 महीने। 1.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया करके दिया है 18 महीना। अगर यही कैलकुलेशन 1 महीने के हिसाब से होता तो 12 महीने निकल करके आते। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में काफी चीजें नहीं दी हैं कि इसने कितने साल काम किया, नहीं मालूम है कि नहीं। निकाल सकते हैं। 18 महीना उसके अकाउंट में क्रेडिट पड़ा था। क्रेडिट यानी छुट्टी नहीं ली, और 12 महीना छुट्टी ली। छुट्टी कितने महीने की ली? टोटल कितना क्रेडिट आ सकता था? 30 महीना। 18 महीने ली, 12 महीने ली, 18 महीने नहीं ली, यानी उसके अकाउंट में टोटल कितना निकल करके आया? 30 महीना। 30 महीना कैसे आया? 1.5 महीने के हिसाब से, तो डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1, 20 महीने का होना चाहिए था। वाह रे वाह, कैलकुलेशन देखो इधर। ये एम्प्लॉयर का रूल हम बता रहे हैं। लीव टेकन कितने महीने? 12 महीने। हाँ या ना? अर्न्ड लीव जो उसने नहीं छुट्टियां ली, 18 महीने। ऐसे करो, देखो इधर, टोटल लीव इंटाइटलमेंट हमें नहीं मालूम, जिसमें से अगर माइनस कर दें लीव टेकन 12 महीना, तो ये आ जाता है अर्न लीव। क्यों? और अर्न लीव एम्प्लॉयर के हिसाब से 18 महीना है, तो 12 महीने लेस करने के बाद 18 महीने बचा। इसका मतलब टोटल कितना रहा होगा? बात तो वही पड़ी, ऊपर से जोड़कर ऐसे चलो। ये 1.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया गया था ना? ये किस कैलकुलेशन से आया था? 1.5 मंथ्स, यानी 30 महीना कब आया होगा? 30 डिवाइडेड बाई 1.5, यानी 20 साल। 20 साल काम किया होगा, 1.5 महीने की छुट्टी उसको मिलनी चाहिए थी, यानी टोटल आया 30 महीना, जिसमें से 12 महीने के लिए 18 महीना अभी भी उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। यही तो निकला। तो उसने टोटल काम किया 20 ईयर्स। इसका मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से चलते तो कितना मिल सकता था? और छुट्टी उसने कितनी ले ली है, तो बचा कितना उसके खाते में? ये गवर्नमेंट के हिसाब से। नहीं समझ में आई बात? तो हमें किस पर ध्यान देना है? अब क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? दोबारा बताऊं, डाउट हो पूछ लो। डाउट है तो पूछ लो। है अरे बता भी नहीं रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक साल में कितने महीने की छुट्टी मिल सकती है? 1.5 महीने की एम्प्लॉयर के हिसाब से। तो हमारे अकाउंट में छुट्टियां कितनी पड़ी हुई हैं, और छुट्टी मैंने कितने महीने की ले ली? इसका मतलब टोटल छुट्टी कितनी ले सकते थे? 30 महीना, पूरे जितना साल मैंने काम किया। ये कैलकुलेशन आया है एम्प्लॉयर के हिसाब से 30 महीना। और ये कैलकुलेशन हुआ कैसे कि एक साल में हम 1.5 महीने की छुट्टी ले सकते हैं, उसके हिसाब से आया है। एक साल में कितनी छुट्टी ले सकते हैं? 1.5 महीना एम्प्लॉयर के हिसाब से। तो टोटल आप ले सकते थे 30 महीना।
तो इसका मतलब हमने 20 साल काम किया होगा, तभी तो 20 साल में 1.5 महीने का कैलकुलेशन करके 30 महीने तक पहुंच पाए। हाँ या ना? इसका मतलब हमने काम किया 20 साल। अब आते हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कहती है 20 साल में आप 20 महीने छुट्टी ले सकते हैं, 20 साल में, और एक्चुअल में आपने छुट्टी ली कितनी है? 12 महीने। तो आपके अकाउंट में पड़ी कितनी है गवर्नमेंट के हिसाब से? 8 महीना। अब समझ में आया? क्लियर है? तो हमने काम किया है 20 साल, कितना? और 20 साल में हम छुट्टी ले सकते थे 20 महीने, हमने लिया केवल एक्चुअल में। देखो ना, इसको तो कोई बदल नहीं सकता। आपने कल छुट्टी ली तो इसका मतलब छुट्टी ली, दैट इज एक्चुअल, दैट इज योर पास्ट, नो वन कैन चेंज इट। हम जान रहे थे यहां पर फंसेगा मैटर, इसीलिए इतना बोला। ये एक्चुअल होता है। लीव टेकन का क्या मतलब है? आप पिछले महीने गवर्नमेंट ने आपको बोला कि बदलानी क्लासेस पढ़ने जा रहे हो, कहा हाँ। महीने में 5 दिन छुट्टी लेना। कितना दिन छुट्टी लेना? उससे ज्यादा दिन छुट्टी मत लेना। इससे छुट्टी कितने दिन ली? और मेरे हिसाब से इसको छुट्टी लेनी चाहिए थी 6 दिन, तो इसने छुट्टी कितनी ले ली? उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना, छुट्टी तो ले ही ली इंसान। अब मेरा रूल हो या गवर्नमेंट का रूल हो, जो छुट्टियां ले चुके हो उसमें कहां से कोई चेंजेस ला सकता है? तो एक्चुअल लीव टेकन इज ऑलवेज एक्चुअल, ठीक है ना? वो पास्ट है, उसको हम बदल। तो ये 12 महीने छुट्टी आप ले चुके थे तो वो रहेगी ही रहेगी। यानी आपको गवर्नमेंट ने इंटाइटल किया 20 महीने का, आपने छुट्टियां ली 12 महीने की, अब आपके खाते में कितना पड़ा हुआ है? अब क्लियर है? तो 8 मंथ्स, देखो ना, 10 महीने का कितना आया था एवरेज सैलरी? 10,000। तो 8 महीने का कितना आ जाएगा वो बता दो। 8 मंथ्स इंटू 10,000, 80,000। सबसे कमती क्या है? 80,000। 1/26 में से 80,000 माइनस कर दो, 46,000। देखो आंसर आ गया। सब हम ये नहीं कहते ये टफ है, असल में आप यूज्ड टू नहीं है इन चीजों के। तो हम जब कर रहे हैं तो आप दूसरी चीजों को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, आप पीछे पड़े हुए हैं दूसरी चीज के। तो वहां मजे, जब अगर आगे बढ़ गए हम फिर बताएंगे, तब तक बताएंगे जब तक यहां नहीं चला जाता। टेंशन नहीं लेने का। और 1-2 बार क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है? हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, देखो ना कितना बढ़िया दिमाग दौड़ाया, मतलब कितनी अच्छी बात पूछ ली। वाह रे वाह भाई, वाह रे वाह। कि भाई अगर वो पूरा छुट्टी ले ले तो फिर उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, जितना भी मिलेगा वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, उसको माइनस एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर उसको कहा था 10 महीने की छुट्टी लो, एम्प्लॉयर ने बोला, और वो 12 महीने की छुट्टी ले चुका है छोटा, कितने महीने की छुट्टी ले चुका है? 12 महीने की छुट्टी, तो अब काहे का लिव इनकैशमेंट? नहीं समझे? लेकिन कैलकुलेशन हमेशा गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा। हाँ या ना? बात समझ में आई? क्लियर है? नोट कर ले जल्दी से इसको, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। हो गया?
थोड़ा जल्दी करें। अब आते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये सबसे टफ क्वेश्चन था ये जो आपने किया है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो 90% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, ये याद रखेंगे आप। कितने परसेंट? मोर देन 90% बच्चे फेल्योर हो जाएंगे यहाँ पर। उनके लिए ये बहुत पहाड़ वाला क्वेश्चन है। चलो वापस आते हैं। ये एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या? बहुत ही आसान से 2 पॉइंट आपको अब देखने को मिलेंगे, रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है हम मना करते हैं ना लिखने से जब हम पढ़ा रहे हो, जाओ बाहर जाओ। देखो ना डाटा इसका मुंह उतर गया। इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट, निकालना पड़ता है जबरदस्ती। अभी हम थोड़ा और सीरियस हो जाते, इसका बीपी हाई होता। एक बार बच्चा क्लास में रो दिया था तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बढ़े आगे। लिटरली उसके आंसू गिरने लगे थे। तो इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या कहते हैं? छटनी। चटनी नहीं। उसका चेहरा तुरंत बन गया। मैंने कहा ये लो, तो 1 सेकंड के अंदर घबरा गया। तो इसको कहते हैं छटनी। मेरे हिसाब से जो आना चाहे आएगा, जिसको निकालना होगा निकालूंगा। वॉलंटरी कौन कौन जाना चाहता है? ठीक है ना? तो अपने मन से जाओ। दोनों में फर्क समझ में आया? मेरे पास ओवरलोड है स्टाफ का, तो वो जरा सन है, थोड़ा उसको पानी वानी पिला। वॉलंटरी का मतलब होता है मर्जी से, और बहुत सीधा बच्चा है असल में, सीधी सी बात है। हमको टेढ़े के साथ ऐसा करना चाहिए। रिट्रेंचमेंट, छटनी, जिसको निकालना है उसको निकालो, मेरे ऊपर है। वॉलंटरी, जो अपने मन से जाना चाहे जाए। हम एक ऑप्शन देते हैं वॉलंटरी में, जिसको जाना हो जाओ, क्योंकि मेरे पास ओवरलोड है स्टाफ का, तो मैं अपने खर्चों को कम करना चाहता हूं। रिकरिंग नेचर के जो खर्चे हैं मंथली, उनको मैं कम करना चाहता हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। ये तो समझ में आया ना? जो बदमाश होगा चलो बाहर निकलो, जो बदमाश होगा उसको चलो बाहर निकलो। और वॉलंटरी भैया जिसको जाना है जाओ, उसमें हो सकता है अच्छे लोग भी निकल जाए, है कि नहीं? रिट्रेंचमेंट में बदमाश को निकालेंगे और वॉलंटरी में कोई भी जा सकता है तो निकालने का तरीका दोनों, एक है 10-10B, एक है 10-10C। ठीक है, मिलता दोनों में कंपनसेशन है। ऐसे कैसे निकाल सकते हो? ऐसे कैसे निकाल सकते हो भाई? नौकरी कर रहे हैं, जब चाहो निकाल दोगे धक्का मारकर, ऐसे नहीं, पैसा लाओ। तो वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में कहते हैं कि अगर अब ये कंपनसेशन, मान लो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मेरे यहां कोई स्टाफ वर्क कर रहा है, मैं उसको कहता हूं जाओ अब कल से मत आना। ऐसे नहीं जाएंगे। आप क्लास में पढ़ा रहे थे कंपनसेशन, हमने सुन लिया था, हम तो बिना पैसा लिए। ऐसे होगा क्या मेरे यहाँ? अरे हम गवर्नमेंट अथराइज नहीं है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन नहीं है। नहीं समझे मेरी बात, है कि नहीं? हम कर सकते हैं, लेकिन जो सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है, कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर ऐसे नहीं हो सकता। वहां पर अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के अंतर्गत निकाला गया है तो पूरी तरह माफ है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के अंतर्गत निकाला गया है तो माफ है। लेकिन किसी और एम्प्लॉय को गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के बिना निकाला गया है तो वहां पर 5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट बनाई गई है माफी की। एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख, एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख। चलो निकलो यहां से। सर नहीं निकलेंगे। नहीं निकलो, नहीं निकलेंगे। अब दोनों में क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट कहां हो रहा है? क्लास पे नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री की। क्या हो रहा है? डिस्प्यूट हो रहा है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्प्यूट किस साल हुआ था? 1947। है कि नहीं? तो अब तुम लोग को याद करने में आसानी होगी कि इंडस्ट्री का डिस्प्यूट हो रहा है, एक्ट है 1947। क्लियर है? याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो अमाउंट। 5 लाख की लिमिट है या एक्चुअल अमाउंट, तीनों में से जो सबसे कम हो उसको माफ कर दो। क्लियर है?
एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट। हाँ या ना? और वो कैसे निकलता है जरा वो भी देख लो। 15 डेज का अमाउंट दिया जाता है हर 3 महीने के हिसाब से, ठीक है ना, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से। उसको हर 1 साल में 15 दिन का, जैसे बाकी जगह पर छूट मिलता था, यहां पर भी 1 साल में 15 दिन का, जितना साल काम कियो 15 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, मीन्स कंपनसेशन मिलेगा। 1 साल में 15 दिन का। अगर आपने 20 साल काम किया तो 15 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई करो। करेंगे क्वेश्चन। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, दैट्स इट। सैलरी का मतलब वही है जो तुम लोग जानते हो, सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। तो केवल इतना जानना था, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में इन 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख एंड अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहां होगा? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट जब जबरदस्ती किसी को निकालेंगे और हाय तौबा मच जाएगी। अब बात समझ में आई? तो एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये क्या कहता है? सेम वही चीज है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर जगह तो ये एप्लीकेबल होगा नहीं। अब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी अपने एम्प्लॉय को निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनसेशन नहीं देना। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है वहां पर जब वो रिटायरमेंट के लिए ऑप्शन देंगे तो सेम वही है, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख। ये तो कॉमन हो गया रिट्रेंचमेंट वाला ही। रिट्रेंचमेंट में भी यही था, एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख। यहां पर भी एक्चुअल अमाउंट 5 लाख। वहां चूंकि डिस्प्यूट था तो इसीलिए वहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट पॉइंट नंबर 3 था। यहां डिस्प्यूट नहीं है, यहां आपसी समझौते के हिसाब से आदमी जा रहा है तो थर्ड पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो ना। अच्छा, क्या चेंज हुआ? जा रहे हो, जाओ। कितने साल काम किए? 20 साल काम किए। कितने साल और काम कर सकते थे? 5 साल काम कर सकते थे। यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर कितने महीने और बोझ बनते? 60 महीने के बोझ बनते, है कि नहीं? इतना बोझ अभी हम और बनते आपके ऊपर। इतने महीने की सैलरी अब आप बचा लेंगे नहीं? इन्हीं दोनों पर ये रूल आया कि जितने भी साल आपने काम किया, ये ऊपर वाला, ये जितने भी साल आपने काम किया 20 साल, हर एक साल के बदले हम आपको 3 महीने की सैलरी फोकट में देंगे। जितने साल काम किया आपको हर साल के बदले 3 महीने की सैलरी फोकट में देंगे। तो अगर आपने 20 साल काम किया है तो कितने महीने की सैलरी फोकट में जाएगी? 60 महीने के बराबर। कितने महीने के बराबर? 60 महीने के बराबर सैलरी जाएगी। तो इनटू सैलरी का रुपीस कर लो। सैलरी कौन वाली? अभी वाली या 20 साल पहले वाली? अभी वाली, लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो यही है लास्ट ड्रॉन सैलरी। जितने साल आपने कंप्लीट किए इनटू 3 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। दैट्स इट, दैट इज डन। या फिर मैंने क्या कहा बोला? या फिर रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। अभी आप मेरे ऊपर कितने महीने के बोझ बनते? 12 साल, कितना? 5 साल 12 महीना हुआ, यानी 60 महीना आप हमारे ऊपर बोझ बनते। तो 60 महीने की सैलरी लेते ना? नहीं लेते? तो 60 महीने की सैलरी यहां ले लो। ये रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो कहने का मतलब दोनों सेम है, मोर और लेस। थर्ड पॉइंट में चेंज है। जब हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 1010B की बात करते हैं तो एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट। जबकि अगर हम वॉलंटरी कंपनसेशन की बात करते हैं, रिटायरमेंट स्कीम की बात करते हैं तो 1010C लगता है और वो कहता है एक्चुअल अमाउंट 5 लाख। और तीसरे में 2 ऑप्शन है, कितना साल आपने काम किया इनटू 3 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। जितना महीना और काम करना है अभी आपको बचा हुआ इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। इन दोनों में जो हाई होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन तीनों में से जो लोअर होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। गॉट इट? समझ में आई बात? सैलरी का मतलब अभी तक तो वही निकल रहा है, बड़ा मतलब ही है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। बुझाया कि बुझ गया? और अगर हम नेक्स्ट सेशन की बात करें तो हम ये आपको पढ़ा चुके हैं प्रोविडेंट फंड। हमें कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था हमारा बोझ हल्का हो गया
हम ये नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक्स में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पूरा चार्ट। क्वेश्चन करवाएंगे, रिवीजन करवा देंगे, चिंता न करना, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट सेशन खत्म होगा आपके दो चीज़ें स्टार्ट होंगी इस चैप्टर में, केवल परक्विजिट बचा, केवल अलावेंसेस बचा, केवल परक्विजिट बचा, केवल अलावेंसेस बचा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ये दो चीज़ें कल के बाद से पढ़नी पड़ेंगी आपको, और यही दो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है ना? बोलो, एक बार और रिकैप करवा दें या छोड़ दें? कर दें। सेक्शन 1 मैंने बताया था, 1 छोड़ देते हैं। सेक्शन 14 मैंने बताया था कर दे 1 से। अच्छा, ताकत है? यस सर। सेक्शन 1 मैंने बताया था, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। सेक्शन 231 बताया था, पर्सन की डेफिनेशन 7 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर डिफाइंड, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 मैंने बताया था, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम ले लो, उसमें ऐड कर दो क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस कर दो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जो आता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस कर देते हैं, डिडक्शन जो बचता है टैक्सेबल इनकम टैक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट का, तो टैक्स आ जाता है, इंटरेस्ट, पेनाल्टी और फीस ऐड कर देते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, माइनस कर देते हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो बचता है वो लायबिलिटी। सेक्शन 5 मैंने बताया था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, याद होगा चार्ट, उसमें आरओआर, आरएनओआर और एनआर का चार्ट बताया था। मैंने कहा था इन इंडिया आप कुछ भी कमाएंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, इन इंडिया तो इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द 3 केसेस, इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट शैल बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द 3 केसेस। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया शैल बी चार्ज टू टैक्स इन फर्स्ट 2 केसेस, एनी अदर केस में केवल पहले केस में टैक्स लगता था। सेक्शन 6 मैंने बताया था, रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल के बारे में बताया था, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस पिछले के पिछले 4 सालों में 365 डेज। अगर आपका आंसर आता है यस, तो आप आगे देखेंगे आरओआर है कि आरएनओआर है, अदरवाइज सीधे नॉन रेजिडेंट में चले जाएंगे। आरओआर चेक करने के लिए हमारे पास 2 एडिशनल कंडीशन और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी चाहिए। पिछले के पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, पिछले के पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट का पोजीशन रहा हो। अगर आपका दोनों आंसर हाँ में आता है तो वो आरओआर होगा, अदरवाइज वो आरएनओआर हो जाएगा। दैट्स इट। इसमें मैंने एक्सेप्शन बताया था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया परमानेंट काम करने के लिए जाता है तो उसके लिए 182 डेज की जगह 60 डेज रिप्लेस हो जाएगा। अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है तो भी 182 डेज की जगह 60 डेज बन जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था, अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा आउटसाइड इंडिया से इंडिया में घूमने आता है तो उसके लिए भी सिस्टम चेंज हुआ है डीम्ड रेजिडेंट का, हाँ या ना? डीम्ड रेजिडेंट यहीं पर लागू होता है ना। 61A कहाँ लागू होता है? अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का आदमी है, वो आउटसाइड इंडिया कुछ भी कमाए लेकिन उस देश में टैक्स नहीं लगता है उसके ऊपर, क्योंकि उसका डोमिसाइल नेचर, उसकी इनकम का नेचर ऐसा है या उस कंट्री का लॉ ऐसा है, और इंडिया में उसकी इनकम 15 लाख से अधिक है तो कहा गया उसको अब इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। याद आ गया होगा पक्का ना? 120 to 181 डेज तक इंडिया में रहा हो। 2 चीज़ों में अलग अलग था, मैंने इसमें 2 एक्सेप्शन बताए थे। एक में बताया था एक भी दिन इंडिया में ना रहा हो, एक में बताया था इंडिया में रहा हो। अगर घूमने आता है तो 120 to 181 डेज के लिए बताया था, अगर घूमने नहीं आता और उसकी वहाँ पर टैक्स नहीं लगती है तो वहाँ पर एक भी दिन इंडिया में ना रहा हो तो वो भी डीम्ड रेजिडेंट होता है। 2 पॉइंट बताए थे मैंने। अच्छा, इसके आगे मैंने बताया था एचयूएफ के बारे में, या तो एचयूएफ रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। 100% आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट हो जाता है तो इंडिविजुअल वाली शर्तें यहाँ पर कर्ता के ऊपर लग जाएंगी। फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इसके लिए बताया था या तो इन इंडिया होगा रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट होगा।
रेजिडेंट होने के लिए एंटायर और पार्ट ऑफ द बिजनेस अफेयर्स आर कंट्रोल्ड और मैनेज फ्रॉम इंडिया, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। कंपनी के बारे में बताया था, यहाँ तो रेजिडेंट, यहाँ तो नॉन रेजिडेंट। यहाँ तो कंपनी रेजिडेंट होगी क्या कि कंपनी या तो रजिस्टर्ड इन इंडिया है या फिर आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है लेकिन उसका पोयम इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। सेक्शन 8 मैंने बताया था डिविडेंड इनकम। प्रपोज डिविडेंड टैक्सेबल होता है डिक्लेरेशन वाले साल में, इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होता है पेड वाले साल में, और डिम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले साल में। याद आया? डिम्ड डिविडेंड में 5 पॉइंट बताए थे। 222A जहां पर किसी एसेट को रिलीज करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 222B जहां शेयर होल्डर को डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट और डिवेंचर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दिए जाते हैं। 222C लिक्विडेशन के समय इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिलता है। 222D कैपिटल रिडक्शन बताया था, समथिंग मस्ट बी पेड टू द शेयर होल्डर, समथिंग मस्ट बी एक्चुअली पेड टू द शेयर होल्डर अगेंस्ट द कैपिटल रिडक्शन, वो 222D है। ई बताया था लोन्स और एडवांसेस। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था सेक्शन 9 इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसमें सारे पॉइंट बता दिए थे। कनेक्शन इन इंडिया होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए सैलरी में, इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और डिविडेंड इनकम के बारे में बताया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 14 में 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 14A अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाते हैं। सेक्शन 15 बताया था चार्जिंग सेक्शन, ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, एरियर ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस बताए थे। 1A में स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्चुअल अमाउंट 50,000 व्हिचएवर इज लेस। 2 बताया था एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अवेलेबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्चुअल अमाउंट 5,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। 3 मैंने बताया था प्रोफेशनल टैक्सेस जो एक्चुअल अमाउंट पे करेगा एम्प्लॉय वो। 17(1) में डेफिनेशन बताई थी परक्विजिट्स में सैलरी की, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिविंग कैशमेंट, फीस, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, सेक्शन TCCD, दैट्स इट। उसके बाद मैंने बताया था परक्विजिट की डेफिनेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, एनी बेनिफिट और perquisites provided by employer to the employee that free of cost or at concessional, only taxable in the case of the specified employee. Obligation of the employee is made by the employer. Sweat equity share, any sum paid to get an insurance of life of the employee. 3 में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था 7,50,000 से अधिक उसका कोई इंक्रीमेंट हो, और लास्ट बताया था फ्री बेनिफिट्स। अच्छा, सेक्शन 17(3) में बताया था कंपनसेशन बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन। दूसरा मैंने बताया था टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन का कंपनसेशन, और तीसरा बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सेक्शन 17(3) हो गया। 17 के बाद आए थे 10(10) ग्रेचुटी, वो आज करवाया है, कई बार रिवीजन हो गया। लीव इनकैशमेंट हो गया, कम्यूटेड पेंशन का रिवीजन हो गया। उसके बाद आज हमने 2 और ऐड करवाए हैं, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। 10(10) भी रिट्रेंचमेंट है, 10(10)C आपका VRS है। 5 से 7 मिनट लगता है रिवीजन में, और हम लोगों ने लगभग 13-14 क्लास कर ली, उस सबका एक तरह से रिवीजन मोटा मोटी हो गया। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोविडेंट फंड के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।